हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जियोमॉर्फोलॉजी का चैप्टर द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइकिल ऑफ इरोजन का पार्ट नंबर सेकंड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था जो हमारा साइकिल ऑफ इरोजन है, वो जो थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किसका था? डेविस का था। ठीक है, एंड जो ये हमारा पार्ट सेकंड है, इसमें हम किसका पढ़ रहे हैं? उसमें हम पढ़ रहे हैं पेंक का। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें, मतलब साइकिल ऑफ इरोजन ही हम पढ़ना है, हमें साइकिल ऑफ इरोजन का कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है। बट जो लोग हैं, जो हमारे दो जियोग्राफर्स हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, पहले हमने डेविस वाला पढ़ लिया। उन्होंने क्या करा था? उन्होंने 3 स्टेजेस बताए थे साइकिल ऑफ इरोजन के, एंड पेंक जो है उनके कुछ 5 स्टेजेस हैं। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। डेविस कॉन्सेप्ट का हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर लिया है। लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का, आप जाकर के चेक कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो भी हमने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा है वो दिया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ जाकर के हाईलाइट सेक्शन चेक करोगे तो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेंक कॉन्सेप्ट ऑफ द साइकिल ऑफ इरोजन। सबसे पहले तो जानेंगे कि पेंक थे कौन। तो ही वॉज अ जर्मन ज्योग्राफर। ठीक है, नाम है इनका, पूरा नाम क्या है? वॉटलर पेंक। ओके, क्लियर हो गया ये हमारा कि ये कौन थे? जर्मन ज्योग्राफर थे। पेंक एग्रीड विद मोस्ट ऑफ द Davis's views and disagreed on the components of the process and stages of erosion in Davis's trios, structure, process and phase। देखो, बात ये है कि जो हमारे पेंक हैं वो डेविस के, मतलब जो डेविस का व्यूज़ था, हम बोल सकते हैं उनका जो नज़रिया था, या फिर वो मतलब जो भी बता रहे थे साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था, उनके मोस्ट ऑफ द थिंग्स से वो सहमत थे। कौन सहमत थे? पेंक थे। लेकिन जिस चीज़ से वो डिसएग्रीड थे, जिस चीज़ से वो असहमत थे, वो कौन चीज़ें थी? तो उनका जो डेविस का जो ट्रायोस था, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और फेज, ये 3 चीज़ें आती हैं साइकिल ऑफ इरोजन में। 3 स्टेजेस आते हैं, ये कहा था ना डेविस ने। तो इसी चीज़ से हमारे जो पेंक है वो क्या थे? डिसएग्रीड थे। ओके, तो समझ में आ गया कि कौन सी चीज़ है जिससे वो डिसएग्रीड थे, कौन सी चीज़ है जिसके बारे में वो बताएंगे कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा। ठीक है, स्टेजेस। आगे हमारे पास है गेव अ जियोमॉर्फोलॉजिकल सिस्टम मॉडल इन 1924, ऑल्सो नोन एज द साइकिल ऑफ इरोजन। जो साइकिल ऑफ इरोजन का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने कब दिया था? 1924 में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पेंक। अब हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू पेंक हमारा जो इरोजन है, साइकिल ऑफ इरोजन, वो क्या है। इरोजन ऑफ लैंडफॉर्म्स स्टार्ट विथ स्टार्ट ऑफ अपलिफ्टमेंट प्रोसेस। देखो, मैं बताती जाऊंगी कि मतलब डेविस का क्या कहना था और इनका क्या कहना था। आगे भी हम कंपेयर करेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है। तो पेंक के अकॉर्डिंग जो इरोजन होता है लैंडफॉर्म का, ठीक है, वो किस चीज़ के साथ हो जाता है? तो जो अपलिफ्टमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, जैसे ही अपलिफ्टमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसी के साथ इरोजन भी स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि जो हमारा लैंडफॉर्म है वो ऐसा बनना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये बन भी रहा है और साथ में इरोजन भी हो रहा है। बस फ़र्क क्या होता है कि जो अपलिफ्टमेंट का प्रोसेस होता है, जो बनने का प्रोसेस होता है, वो तेज़ी से होता है और इरोजन कम होता है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज़। अपलिफ्टमेंट एंड इरोजन प्रोसेस गो सिमल्टेनियसली। जो अपलिफ्टमेंट और इरोजन का जो प्रोसेस है, बनने का क्रिया और जो इरोजन का क्रिया है, वो दोनों ही साथ में चलते रहता है। जबकि डेविस का क्या कहना था कि एक बार जो अपलिफ्टमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाता है, जब ये मैच्योर हो जाता है, उसके बाद इरोजन स्टार्ट होता है। ठीक है, ये किसका कहना था? डेविस का। और हमारे पेंक का क्या कहना है कि इरोजन और अपलिफ्टमेंट दोनों ही साथ में होते हैं। क्लियर हो गया सबका? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ रेशियो बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इंडोजेनेटिक फोर्सेस एंड द इंटेंसिटी ऑफ द रेट ऑफ इरोजन एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अब देखो, जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट किस चीज़ का है, किस चीज़ की वजह से होता है, किस चीज़ के रिजल्ट की वजह से? तो जो हमारे इंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, मतलब बनना जो है, अपलिफ्टमेंट जो है किसी भी रॉक का, किसी भी लैंडफॉर्म का अपलिफ्टमेंट जो है, और जो इरोजन है, इन दोनों का रेशियो है। ठीक है, इन दोनों की रेशियो की जो इंटेंसिटी है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी की वजह से हमारा जो है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। ओके, आगे हमारे पास क्या है? आगे हमारे पास है द इरोजन प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल इट रीचेज द बेस लेवल। और इरोजन का प्रोसेस कब तक चलते रहता है? जब तक ये बेस लेवल पे ना पहुंच जाए, मतलब कि पूरा का पूरा इरोड होकर कैसे प्लेन ना बन जाए, तब तक ये प्रोसेस चलते रहता है। पेंक रिजेक्टेड द सिक्वेंशियल स्टेज ऑफ डेविस इरोजनल
इरोजनल साइकिल। पेंग ने क्या करा, जो सिक्वेंशियल स्टेज है डेविस के इरोजनल साइकिल को, उसको रिजेक्ट करा। हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो हमारा डेविस का ट्रायोस था, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और फेज, उन तीनों को उन्होंने क्या करा है, रिजेक्ट करा। ठीक है, जो स्टेज है उसको रिजेक्ट करा है। ठीक है, एज पर पिंक the erosional process is polycyclic, as after reaching the base level erosional cycle again start after the rejuvenation of the landform। अब देखो इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि जो हमारा इरोजनल प्रोसेस होता है वो पॉलीसाइक्लिक होता है। कहने का मतलब है कि ये कभी ख़त्म नहीं होता है। मतलब यहाँ पे हो रहा है कि ये बेस लेवल पे पहुँच जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे अपलिफ्टमेंट हुआ, अपलिफ्टमेंट अच्छा खासा हो गया, मैच्योर हो गया, उसके बाद फिर ये इरोजन ज़्यादा होने लगा, इरोजन ज़्यादा होकर के एक बेस लेवल पे ऐसे पहुँच जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर से ये स्टार्ट हो जाता है बनना। ठीक है, और फिर से स्टार्ट हो गया तो ये कभी ख़त्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, आफ्टर द रिजुविनेशन ऑफ द लैंडफॉर्म, जब लैंडफॉर्म का रिजुविनेशन हो जाता है तो उसके बाद फिर से ये स्टार्ट हो जाता है बनना। तो ये साइकिल इरोजन का चलते रहता है, अपलिफ्टमेंट का चलते रहता है, इसलिए इनके अकॉर्डिंग जो इरोजनल प्रोसेस है वो क्या है, पॉलीसाइक्लिक है। ठीक है, जबकि जो हमारे डेविस है उनका क्या कहना था, उनका कहना था कि इसमें 3 स्टेजेस होते हैं और ये जो फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है, ठीक है, जब ये प्लेन बन जाता है तो उसके बाद कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, रिजुविनेशन। यहाँ पे रिजुविनेशन था हमारा, तो वो होता क्या है वो देखना ज़रूरी है, वो जानना ज़रूरी है। तो रिजुविनेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स हैपन आइदर बाय लोअरिंग द बेस लेवल और अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंडफॉर्म। ठीक है, ये 2 चीज़ों की वजह से हो सकता है, या तो जो हमारा बेस लेवल है उसका जब मतलब जब वो कम होता है, जब वो लो होता है तब, या फिर अपलिफ्टमेंट जब होता है लैंडफॉर्म का तब भी हो सकता है। ठीक है, रिजुविनेशन बेसिकली क्या होता है वो पूरे डिटेल में हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, मतलब उसके बारे में हमें थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर लेंगे कि क्या होता है ये चीज़। ठीक है, आगे उसको देखते हैं। आगे हमारे पास है मेनली इंडोजेनेटिक फोर्सेस इंटरफेयर विद द साइकिल ऑफ इरोजन थ्रू रिजुविनेशन। अब देखो इसमें क्या होता है, कौन से फोर्सेस काम करती है, इंटरफेयर करती है, तो इंडोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, किस चीज़ से इंटरफेयर कर रही हैं, तो साइकिल ऑफ इरोजन से थ्रू रिजुविनेशन। द साइकिल इज रिटर्न बैक फ्रॉम द ओल्ड स्टेज टू द यंग स्टेजेस। रिजुविनेशन का प्रोसेस क्या है, मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा हमें डिस्क्राइब करना है रिजुविनेशन को कि क्या होता है ये। तो रिजुविनेशन क्या है, एक साइकिल है। ठीक है, द साइकिल इज रिटर्न बैक फ्रॉम द ओल्ड स्टेज टू यंग स्टेज। ये जब ओल्ड स्टेज में पहुंच जाता है, हमारा स्थलकृति बोल सकते हैं हम लैंडफॉर्म, जब ये ओल्ड स्टेज में पहुंच जाता है उसके बाद ये फिर क्या होता है, फिर से यंग स्टेजेस का स्टार्ट होता है, तो वो उसी का साइकिल ये रिजुविनेशन हमारा। ठीक है, according to Davis the erosion cycle is time dependent, but Pink believes that it is not time dependent, it is a never ending process। डेविस के अकॉर्डिंग क्या था, इरोजन साइकिल टाइम डिपेंडेंट है। ठीक है, टाइम पे डिपेंड करता है और ये ख़त्म हो जाता है एक टाइम के बाद। लेकिन पेंग क्या क्या बिलीव करना था कि ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ये कभी भी ये प्रोसेस ख़त्म नहीं होता, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, पेंग का कहना था, लेकिन डेविस का क्या कहना था कि ये प्रोसेस एंड हो जाता है। देखो डायग्राम हमने डेविस का पढ़ लिया था और हमें पेंग का भी डायग्राम देख लेना चाहिए। तो कुछ इस तरह का हमारा जो पेंग है, हमारे जो पेंग है उनका डायग्राम है। ठीक है, इनमें देखो 5 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4 5। इनके अकॉर्डिंग 5 स्टेजेस हैं और डेविस के अकॉर्डिंग 3 स्टेजेस। पहला है प्राइमरम्फ, दूसरा है ऑस्टेंजेंट, तीसरा है ग्लेक फॉर्मिंजे, और चौथा है एब्स्टेंजेंडे, और पांचवा है इंड्रम्फ। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है हमारा ये इंड्रम्फ, लास्ट स्टेज है। अब इन सबको हम डिस्क्राइब करेंगे आगे। ठीक है, प्राइमरम्फ क्या होता है, फीचरलेस सरफेस, इस तरह का था ना ये फीचरलेस सरफेस, मतलब एकदम स्टार्टिंग का जो पॉइंट होता है ना वो होता है प्राइमरम्फ। ठीक है, इट इज़ अ प्रायर स्टेज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, सबसे पहला स्टेज होता है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट का। और इस स्टेज में क्या होता है कि जो लैंडफॉर्म्स हैं हमारे, लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट, वो नो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट मतलब एग्जिस्ट करता है। जो लैंडस्केप होता है हमारा, जो लैंडफॉर्म्स हमारे डेवलप होते हैं वो मतलब बहुत बहुत मतलब एकदम नेग्लेजिबल होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ बोला गया कि नो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। ठीक है, आगे हमारे पास है नो माउंटेन नो हिल्स इन दिस स्टेज, मतलब लैंडफॉर्म डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो माउंटेन कहाँ उड़ के आएंगे। ठीक है, तो मतलब माउंटेन हिल्स कुछ भी नहीं होते क्योंकि लैंड डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा। ओके, आगे हमारे पास जो दूसरा स्टेज आता है ऑस्टेंजेंडे, ये क्या है, लैंडफॉर्म्स बिगिन टू डेवलप, यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है बनना।
आप एक बार ना इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये हमारा क्या है, लैंडफॉर्म बनना स्टार्ट हो गया, ये मैच्योर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। ओके, अब एक चीज़ और यहाँ पे समझ लो कि यहाँ से तो मतलब स्टार्ट होता है ऐसे, तो धीरे धीरे इरोजनल प्रोसेस साथ में चलता है, लेकिन जो अपलिफ्टमेंट है वो ज़्यादा होता है, और इरोजनल प्रोसेस क्या होता है, इरोजन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन इसके बाद ये मैच्योरिटी है, ठीक है, यहाँ पे बराबर ही चलते रहता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, इरोजनल प्रोसेस ज़्यादा होने लगता है। और अपलिफ्टमेंट क्या होता है, अपलिफ्टमेंट नहीं होता है, अपलिफ्टमेंट यहीं तक रहता है, रुक जाता है, और जो अपलिफ्ट हुए हुए हमारे पार्ट्स होते हैं उनका इरोजन ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। आगे अब हम इसे अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमारा जो सेकंड वाला प्रोसेस था, जो सेकंड स्टेज था, उसमें क्या होता है, लैंडफॉर्म्स डेवलप्ड होने लगते हैं, माउंटेन्स जो है सडनली राइज होने लगते हैं। अब अचानक से एकदम खड़े नहीं हो जाते हैं माउंटेन, ठीक है, धीरे धीरे करके ही बनते हैं, लेकिन माउंटेन्स भी राइज होने लगते हैं। जो हमारे वैलीज़ हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डीप होने लगते हैं, और नैरो वैलीज क्रिएट होने लगती हैं। रिलीफ इंक्रीजेज एंड फ्री फेस स्लोप्स डेवलप, और क्या होते हैं, जो हमारे रिलीफ फीचर्स हैं वो भी डेवलप्ड होने लगते हैं। रिलीफ फीचर्स में वही हमारे लैंडफॉर्म्स आ गए, ठीक है, और फ्री फेस स्लोप्स भी बनने लगते हैं, ठीक है। इन दिस स्टेप इंडोजिनस फोर्सेस ज़्यादा होते हैं एक्सोजेनस फोर्सेस से। कहने का मतलब है कि जो अपलिफ्टमेंट है, इंडोजिनस में क्या आएगा हमारा, अपलिफ्टमेंट का प्रोसेस, मतलब कि इसमें जो चीज़ें हमारी बन रही हैं, और एक्सोजेनेटिक या फिर एक्सोजेनस फोर्सेस में क्या आएगा, इरोजन का प्रोसेस। तो याद रखना है कि सेकंड स्टेज में मैंने बताया था कि अपलिफ्टमेंट ज़्यादा होता है, किससे, इरोजनल प्रोसेस से, ठीक है। इरोजनल प्रोसेस, इरोजन उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। उसके बाद जो तीसरा स्टेज है वो क्या है, ग्लिक फॉर्मिंग है। अपलिफ्ट इज मोर दैन इरोजन, इसमें भी क्या है, अपलिफ्टमेंट इरोजन से ज़्यादा हो रहा है, मतलब इंडोजिनस फोर्सेस किससे ज़्यादा लग रहा है, एक्सोजेनस फोर्सेस से, ठीक है। द हाइएस्ट पिक्स आर फॉर्म्ड इन द अपर कर्व, बहुत मतलब जो है हाईएस्ट पिक्स बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा तीसरा स्टेज है, ठीक है। अपलिफ्ट एंड इरोजन आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, यहाँ पे पहचाने जा सकते हैं अपलिफ्टमेंट एंड जो इरोजनल का प्रोसेस है वो दोनों ही। उसके बाद है हमारा द प्रोसेस ऑफ रिजेनरेशन स्लोज डाउन, उसके बाद जो रीजेनरेशन का प्रोसेस है, ठीक है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और उसके बाद ग्रेजुअली द वैलीज स्टार्ट वाइडनिंग एंड द हाइट ऑफ माउंटेन ऑल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। देखो एक्चुअली ना ये जो हमारा ग्लेक फॉर्मिंग है, इसमें 3 प्रोसेसेस आते हैं, ठीक है, मतलब 3 स्टेज बोल सकते हैं इसमें, या फिर 3 पार्ट्स बोल सकते हैं इसका, ठीक है, किसका, ये ग्लेक फॉर्मिंग का, ठीक है। तो पहला में क्या होता है कि अपलिफ्टमेंट ज़्यादा होता है इरोजन से। दूसरा में क्या होता है, दूसरा में होता है कि जो अपलिफ्टमेंट और इरोजनल प्रोसेस है वो दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं। और जो तीसरा प्रोसेस बोल सकते हैं हम ग्लेक फॉर्मिंग का, या तीसरा पार्ट होता है, उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो है, मतलब पहले तो क्या हुआ कि अपलिफ्टमेंट ज़्यादा हो रहा था, उसके बाद जैसे यहाँ पे एकदम छोटा सा बना लो, यहाँ पे अपलिफ्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, हमें पता चले कि अपलिफ्टमेंट और जो हमारे इरोजनल प्रोसेस दोनों ही आइडेंटिकल है, दोनों ही पहचाने जा सकते हैं कि हाँ दोनों ही चल रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसी वाले में ग्लेक फॉर्मिंग में क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे जो वैलीज है वो डीप होना, मतलब वाइड होना शुरू हो जाएंगी, डीप तो पहले ही हो चुकी हैं। और जो हमारा ये जो है हाइट है माउंटेन का, ठीक है, वो क्या होगा, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा यहीं से, ठीक है। यहाँ पे कम हो गया तो मतलब कम हो रहा है ना, तो वही चीज़ है। तो ये हो गया हमारा ग्लेक फॉर्मिंग के तीसरा स्टेज पेंक की थ्योरी का। आगे हमारे पास है एब्स्टेंजेंटे, इसमें क्या है, अपर कर्व्स इरोड्स फास्टर। अब ये चौथा स्टेज है, तो हमारा जो इरोजन का प्रोसेस है वो ज़्यादा होगा, और जो हमारा अपलिफ्टमेंट प्रोसेस है वो रुक जाएगा। अपलिफ्टमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और यहाँ से इरोजनल प्रोसेस ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। द रिवर बिकम्स क्रीडेड एंड कॉन्वेक्स एंड फ्री फेस स्लोप्स आर रिप्लेस्ड विथ रेक्टिलिनियर स्लोप्स, रेक्टिलिनियर स्लोप्स बन जाते हैं, और जो हमारे फ्री फेस स्लोप्स होते हैं वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। कॉनिकल शेप्ड इंसेलबर्ग फॉर्म्ड इन दिस स्टेज, और चौथे स्टेज में क्या होता है कि इंसेलबर्ग्स बनने लगते हैं, ठीक है। इंसेलबर्ग्स किस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है, जैसे पठार होता है ना, छोटा छोटा एकदम पत्थर, जैसे हम बोल सकते हैं ऐसे प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन एरिया है, और यहाँ पे एक पत्थर का टुकड़ा इतना बड़ा है। अब वो पत्थर का टुकड़ा कहीं कहीं से आया तो नहीं होगा उड़ करके, क्योंकि ये मतलब काफ़ी बड़ा होता है, तो इसको हम इंसेलबर्ग कहते हैं, ठीक है। तो इस चौथे प्रोसेस में इंसेलबर्ग भी बनना शुरू हो जाता है, ओके। ये तो फ्री फेस स्लोप्स और रेक्टिलिनियर स्लोप्स में मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पे मैं इसका जो भी डिफिनेशन होगा वो लिख करके अपलोड कर दूंगी, ठीक है।
ड्यू टू पैरेलल रिट्रीटिंग ऑफ द स्लोप्स अ स्टेप कॉनिकल हिल फॉर्म्ड इज कॉल्ड इंसिलबर्ग। देखो, पैरेलल रिट्रीटिंग की वजह से क्या होता है कि एक कोनिकल टाइप का हिल फॉर्म हो जाता है, जिसको हम इंसिलबर्ग कहते हैं। ये कोनिकल टाइप का होता है, ठीक है, तो इसे हम इंसिलबर्ग कहते हैं। और इधर थोड़ा प्लेन टाइप का होता है, ये बीच में अलग से ही आ जाता है पठार, और समझ में नहीं आता है कि ये उड़ करके कहाँ से आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो इरोजनल प्रोसेस के थ्रू ही बन जाता है, ठीक है। इनड्रम्फ, ये लास्ट प्रोसेस है हमारा। लैंड डेवलपमेंट स्टॉप्स, इसमें लैंड डेवलपमेंट क्या है, स्टॉप्स हैं पूरे के पूरे। पेडी प्लेन फॉर्म एट द एंड, लास्ट में क्या होता है, पेडी प्लेन्स बन जाते हैं। देयर इज सम इरोजन in the upper parts of the landforms and eroded materials get deposited in the lower part of the landform, ठीक है। क्या होता है, जो अपर पार्ट्स होते हैं उसमें इरोजन का प्रोसेस होता है, और जो इरोजन के प्रोसेस के बाद इरोडेड मटेरियल्स होते हैं वो लोअर पार्ट में डिपॉजिट होने लगते हैं, जैसे कि ऐसे बना था, ठीक है। उसके बाद इरोजनल प्रोसेस होगा तो नीचे जो भी जगह है यहाँ पे आकर के ऐसे इकट्ठे होने लगेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे rejuvenation. Through rejuvenation, the cycle is returned back from the old stage to the young stage. अब ये rejuvenation को हम पढ़ रहे हैं, तो rejuvenation के थ्रू क्या होता है, इस प्रोसेस के थ्रू जो हमारा साइकिल है इरोजन का, वो क्या होता है, वो वापस आता है, ठीक है। साइकिल इज रिटर्न बैक फ्रॉम ओल्ड स्टेज टू यंग स्टेज। जो ओल्ड स्टेज में मेरा जो साइकिल पहुंच गया था हमारा, ठीक है, अपलिफ्टमेंट से ओल्ड स्टेज तक पहुंच गया था, उसके बाद उस ओल्ड स्टेज के बाद फिर से ये नए स्टेज में शुरू हो जाता है, किस प्रोसेस के थ्रू, रिजुविनेशन के थ्रू, ठीक है। और रिजुविनेशन का प्रोसेस इसमें क्यों लाया गया है, क्योंकि जो हमारे जो पेंक है उनकी थ्योरी कहती है कि जो इरोजनल का प्रोसेस है, जो कॉन्सेप्ट है इरोजन का, वो पॉलीसाइक्लिक है, ठीक है, मतलब कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो कभी ख़त्म कब नहीं होगा, जब ओल्ड स्टेज में आने के बाद फिर से यंग स्टेज स्टार्ट हो जाएंगे। काउजेज क्या है रिजुविनेशन के, मतलब इस प्रोसेस के थ्रू हम देख तो रहे हैं कि ओल्ड स्टेज से नए स्टेज में आता है, लेकिन किस तरह से आता है, वो क्या कारण होंगे कि फिर से ये वापस ऐसे ये साइकिल गोल गोल घूम जाता है, रिटर्न हो जाता है, ठीक है। काउजेज में है अपलिफ्टमेंट एंड लोअरिंग ऑफ लैंड मासेस, ठीक है, जो हमारे लैंड मास हैं उनका जो अपलिफ्टमेंट और लोअरिंग होता है, उनका ऊंचा और नीचा होना, उसकी वजह से भी हो जाता है, उसकी वजह से रिजुविनेशन का प्रोसेस होता है, उसकी वजह से ओल्ड स्टेज से यंग स्टेज में हमारे फिर से आ जाते हैं। या फिर चेंजेस इन सी लेवल, डिक्रीज इन द रिवर लोड, इंक्रीज इन वाटर वॉल्यूम ऑफ द मेन रिवर ड्यू टू रिवर कैप्चर और वोल्केनिसिटी, ठीक है। सी लेवल का चेंज होना, मतलब कि पहले पानी कम था अभी ज़्यादा हो गया, फिर पहले ज़्यादा था अभी कम हो गया, तो ये सब भी क्या करेंगी, ये सब भी रिजुविनेशन के प्रोसेस को लाएंगे, ठीक है। जो रिवर लोड है, जो रिवर में मटेरियल्स जा रहे हैं, जो चीज़ जा रही है वो अगर कम हो गया तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ज़्यादा हो गया तो हो सकता है। उसके अलावा जो मेन रिवर है हमारी, अगर कोई रिवर जा रही है उसमें अगर वाटर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, अगर उसमें पानी बढ़ जाता है, क्यों, क्योंकि अगर कोई छोटी सी नदी जा रही है या फिर मतलब कैसे भी जा रही है, क्रॉस कट कर रही है, तो अगर उसको क्या करेगी, उसका पानी भी अपने साथ लेकर के जाने लगेगी, कैप्चर कर लेगी उस रिवर को, तो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है वाटर का वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी वजह से भी हमारा जो रिजुविनेशन का प्रोसेस है वो चलता है, ठीक है। ये सारे हमारे काउजेस हैं किस चीज़ के, रिजुविनेशन के प्रोसेस के। वोल्केनिसिटी की वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है। तो हो गया क्लियर हमारा यहाँ तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीसाइक्लिक अरेंजमेंट। जो पॉलीसाइक्लिक था, पॉलीसाइक्लिक होता क्या है, तो when the cycle of erosion interrupted again and again, the entire condition of development is called polycyclic arrangement. polycyclic कहने का मतलब ही हमें समझ में आ गया था कि कभी ना ख़त्म होने वाला, ऐसे जब गोल गोल घूमते रहता है ना, ये होता है पॉलीसाइक्लिक। इसमें मतलब स्टॉप होता ही नहीं है, ख़त्म होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब इरोजनल का प्रोसेस बार बार होता रहेगा और अपलिफ्टमेंट होगा, ठीक है, फिर इरोजन होगा, फिर अपलिफ्टमेंट होगा, फिर इरोजन होगा, ऐसे ही कंटिन्यू चलने से जो हमारा पूरा का पूरा कंडीशन है डेवलपमेंट का, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीसाइक्लिक अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया हमारा। उसके बाद हमारे पास है डेविस और पेंक के व्यूज़ को हम क्या करेंगे, दोनों को ही हम कंपेयर करेंगे। तो हमने पहले भी देखा था, मैंने बता दिया था कि डेविस का क्या कहना था, पेंक का क्या कहना था, और यहाँ पे भी हम वही चीज़ सेम देखने वाले हैं। स्टेजेस में डिफरेंसेस होते हैं। डेविस ने 3 स्टेज दिए हैं, ठीक है, और पेंक ने कितने स्टेज दिए हैं, 5। जो हमने 5 पढ़ा अभी, आपको याद होगा, प्राइमरम्फ और इंट्रम्फ तक 5 स्टेजेस थे, और इनमें वाला इनका क्या था, जो हमारा था स्टेजेस थे, प्रोसेस थे और टाइम था, ठीक है। तो ये 3 इनके थे, इनके 5 थे, तो इन दोनों में क्या है,
डिफरेंस है, ठीक है। तो स्टेजेस को हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद डेविस के अकॉर्डिंग टाइम डिपेंडेंट, जो हमारा साइकिल ऑफ इरोजन है वो टाइम पे डिपेंड करता है, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। और पेंग का क्या कहना था कि टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट ये नहीं होता है, पॉलीसाइक्लिक होता है, ये कभी न ख़त्म होने वाला प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डेविस साइकिल ऑफ इरोजन स्टार्ट्स ओनली आफ्टर अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंडफॉर्म स्टॉप्ड वेयरएज अपलिफ्टमेंट एंड इरोजनल एक्ट सिमल्टेनियसली इन द पेंग साइकिल। डेविस साइकिल ऑफ इरोजन क्या कहता है कि जो इरोजन का प्रोसेस है वो कब स्टार्ट होता है, जब अपलिफ्टमेंट का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। जहाँ पे अपलिफ्टमेंट रुक जाता है वहाँ से क्या होता है, साइकिल ऑफ इरोजन स्टार्ट होता है। लेकिन हमारे जो पेंग है उनका क्या कहना है कि अपलिफ्टमेंट और इरोजनल साइकिल दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द एंड प्रोडक्ट ऑफ द डेविस साइकिल इज पेनिप्लेन वेयरएज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द पेंग साइकिल इज पेनिप्लेन, ठीक है। जो हमारा एंड प्रोडक्ट है डेविस का साइकिल वो पेनिप्लेन है, और जो हमारा प्रोडक्ट है लास्ट प्रोडक्ट पेंग के साइकिल का वो क्या है, वो है पेनिप्लेन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, देखो पेनिप्लेन में क्या होते हैं, जेंटल स्लोप्स होते हैं, मतलब इस तरह के स्लोप्स होते हैं, ठीक है, इस तरह के, या फिर हम बोल सकते हैं इस तरह के, ऐसे बने थे हमारे, इस तरह के स्लोप्स होता है। लेकिन जो पेनिप्लेन होता है उसमें क्या होता है, एकदम पैरेलल होता है, नीचे भी जा रहा है तो एकदम पैरेलल जा रहा है, ठीक है, इस तरह का। आगे हमारे पास है डेविस जियोग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन इज मोनोसाइकिल, दैट मीन्स अ साइकिल कंप्लीट आफ्टर द ओल्ड स्टेज ऑफ लैंडफॉर्म, व्हेयरएज पेंग्स इरोजन साइकिल इज पॉलीसाइक्लिक विच मीन्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये दोनों भी मैंने बताया था कि जो डेविस जियोग्राफिकल साइकिल है वो क्या है, मोनोसाइकिल है, मतलब एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाता है, ओल्ड स्टेज आने के बाद वो खत्म हो जाता है। लेकिन पेंग साइकिल ऑफ इरोजन क्या कहता है, वो पॉलीसाइक्लिक है, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डेविस साइकिल। डेविस साइकिल क्या है, लैंडफॉर्म्स आर द रिजल्ट ऑफ, जो डेविस साइकिल जो इरोजनल साइकिल है उनके अकॉर्डिंग जो लैंडफॉर्म्स हैं वो किस चीज़ के रिजल्ट है, डेविस ट्रायोस दैट आर स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड टाइम, ठीक है। स्ट्रक्चर प्रोसेस और टाइम का रिजल्ट है हमारा जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होता है वो इन तीनों का, ठीक है। लेकिन पेंग का क्या कहना है कि जो रेशियो है, रेशियो बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ द इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स, या फिर अपलिफ्टमेंट और इरोजनल के बीच का जो उनकी इंटेंसिटी का जो रेशियो है उसका रिजल्ट क्या है, हमारा लैंडफॉर्म है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया, दोनों को हमने कंपेयर कर लिया है। देखो कंपेयर हमने क्या है, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 कंपेरिजन्स हमने लिख लिया है डेविस एंड पेंग्स के व्यूज़ का, ठीक है। इतना हमारे लिए काफ़ी है जानना। तो ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर जो है इरोजनल साइकिल का वो कंप्लीट हो चुका है, एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अगर कहीं पे भी कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है, मैं ज़रूर बताऊँगी जो भी होगा। एंड नोट्स के लिए मैंने बता दिया, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं पढ़ा पा रही थी, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे रोज़, और जो हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी है वो हम शाम को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।